हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे और लगे होंगे अपनी पेपरों की तैयारी में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 20-20 नंबर के क्वेश्चन की क्लासें कर रहे थे। ये हमारी आज की क्लास मैराथन क्लास होने वाली है, जिसमें कि हम लोग ये हमारी क्लास मैराथन टाइप होने वाली है, जिसमें कि हम लोग सारा कुछ एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। जितना भी ये हमारा आम्ल क्षार एवं लेवल की क्लास जो है, पूरी क्लास हम लोग एक ही बार में कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें बताया गया है कि वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ध्यान देंगे, ये थोड़ी स्पीड क्लास होगी क्योंकि हम लोग इसकी और भी क्लासें छोटी छोटी क्लासों के रूप में कर चुके हैं। ये हमारी एक मैराथन क्लास हो रही है, तो ध्यान देना, हम लोग इसमें समझेंगे कम का क्वेश्चन ज़्यादा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, वरना क्लास हमारी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट बताया है अहेनियस के अनुसार, अहेनियस जो वैज्ञानिक थे उनके अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। कैसे आयन देंगे? H+ आयन देंगे, हमारे अम्ल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों? वो सारे के सारे अम्ल कहलाएंगे। नेक्स्ट जो बताया गया है, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे तथा स्पर्श करने में चिकने होते हैं क्षार कहलाते हैं। बच्चों यहाँ ध्यान देना, ये जो वो पदार्थ जो स्वाद में खट्टे नहीं कड़वे होंगे। कैसे होंगे? कड़वे होंगे। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया बच्चों, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे तथा स्पर्श करने में चिकने होते हैं क्षार कहलाते हैं। तथा यह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? ये जो हैं लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट जो है अहिनियत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देंगे। कैसे आयन देंगे बच्चों? ध्यान देना, OH का माइनस आयन देंगे। वो क्या कहलाएंगे? वो हमारे क्षार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों? वो सारे के सारे क्षार कहलाएंगे। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि HCl को किसको HCl को जो जल में घोला गया तो H+ आयन मिला और Cl का माइनस मिला। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक प्रकार का अम्ल है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट जो है HNO3 में जब इसको जल में घोला गया तो H+ आयन हो गया और NO3 माइनस में टूट गया। H2SO4 को जब जल में घोला गया तो H के 2 परमाणु मिले और H2SO4 के 4 परमाणु मिले। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें H+ आयन मिलते हैं। कैसे आयन मिलते हैं बच्चों? उसमें H+ आयन मिलते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इसमें बार बार पूछेगा कि जलीय विलयन में कौन से आयन देता है। नेक्स्ट जो बताया है कि H+ आयन कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता। ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो H+ आयन होता है हमारा, ये कभी स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। जल से क्रिया कर हाइड्रोनियम आयन बना लेता। क्या कर लेता है? यह जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, यानी कि H2O से किसमें परिवर्तित हो जाता है? H3O, यानी कि हाइड्रोजन का एक परमाणु मिलके जल के साथ भी क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो बताया गया है कि अम्ल के एक अणु में उपस्थित हाइड्रोजन अणु जो प्रतिस्थापित हो सकते हैं, अम्ल की क्षारकता कहलाती है। ध्यान रखना, पूछेगा क्षारकता किसे कहते हैं? तो बच्चों ध्यान रखना, अम्ल के एक अणु में, कितने अणु में? एक अणु में उपस्थित हाइड्रोजन अणु के जो प्रतिस्थापित हो सकते हैं यानी कि अलग हो सकते हैं, उसे अम्ल की क्षारकता कहते हैं। यानी कि अगर एक हाइड्रोजन है तो एक क्षारी, अगर दो हाइड्रोजन है यानी कि H2 है तो दो क्षारी, और यदि तीन है तो इसके तीन क्षारी। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो बताया है कि अम्ल और क्षार की परस्पर विक्रिया कराने पर एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। जब अम्ल किसकी बच्चों? अम्ल और क्षार की क्या क्रिया जब कराई जाती है तो क्या हो जाते हैं? वो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और ऐसी क्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है और विक्रिया के फलस्वरूप जो क्रिया होती है उसे ही हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट जो बताया है कि सभी धातु ऑक्साइड, किसके ऑक्साइड बच्चों? बच्चों को बताया है कि सभी जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, किसके बच्चों? धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। सभी धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड क्षारक होते हैं। जितने भी धातुएं होते हैं उनके जितने भी ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड क्षारक होते हैं। क्या होते हैं? क्षारक होते हैं, यानी कि क्षार होते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ये बात भी आप लोग बिल्कुल ठंडे दिमाग से समझ के रखिएगा कि सभी जो क्षार होते हैं वो क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। यह बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे इतना बात आप ध्यान रखें कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षार क्षारक नहीं होते हैं। क्षारक क्षार नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो बताया गया है कि
जल में विलय किसमें बच्चों? ध्यान दीजिएगा, बताया है कि जल में विलय किसमें बच्चों? जल में विलय, जल में विलय क्षारक जल में अविलय क्षारक से अधिक क्रियाशील होते हैं। जो विलय क्षारक होते हैं वो अविलय क्षारक नहीं, जो घुले क्षारक होते हैं वो बिना घुले क्षारक से अधिक क्रियाशील होते हैं। कौन से? विलय, जो घुले हुए होते हैं वह अधिक क्रियाशील होते हैं किसके? बिना घुले हुए के, तथा रासायनिक रूप से उपयोगी होते हैं, क्योंकि सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय विलयन में ही संपन्न होती हैं। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि कौन सा क्षारक अधिक क्रियाशील होगा, विलय या अविलय? आप बोल सकते हैं जो विलय होता है वह अधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि सारी रासायनिक अभिक्रियाएं किसमें होती हैं? वह हमारी जलीय विलयन में ही संपन्न होती हैं। नेक्स्ट जो बताया गया है कि हमारे आमाशय में भोजन अधिक मात्रा में होने के कारण हमें खट्टी डकारें आती हैं। जब हम लोग अधिक खाना खा लेते हैं या पूड़ियाँ खा लेते हैं या अरहर की दाल खा लेते हैं, जिसको तुअर दाल बोला जाता है, पीली दाल बोला जाता है, तो क्या हो जाता है? हमें खट्टी डकारें महसूस होती हैं। हमें अक्सर अरहर की दाल खाने से खट्टी डकारें आती हैं। आप लोगों को क्या खाने से खट्टी डकार आती हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो क्या होता है? जठर रस अधिक स्रावित होता है। कौन सा रस जठर रस स्रावित होता है? इसका सूत्र HCl होता है। HCl को ही जठर रस कहा जाता है, जो हमारा आमाशय से स्रावित होता है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट जो बताया है कि वे कार्बनिक रंजक, अब किसकी बात हो रही है बच्चों? रंजक जब बोलेंगे तो यानी कि अब हमारे किसकी बात होगी? तो यहाँ पे सूचकों की बात होगी। तो बोलेगा वे कार्बनिक रंजक जो अपने रंग परिवर्तित कर द्वारा किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हैं, सूचक कहलाते हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सरल भाषा में, जो अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं उन्हें ही हम लोग सूचक कहते हैं। या फिर अपने हिसाब से समझ लीजिएगा कि वे कार्बनिक रंजक जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा किसी पदार्थ की अम्लता और क्षारीय प्रवृत्ति को क्या करते हैं? स्पष्ट करते हैं, सूचक कहलाते हैं। ओके बच्चों। नेक्स्ट जो बताया है लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है। जो लिटमस विलयन होता है वह बैगनी रंग का क्या होता है? रंजक होता है, जो थैलोफाइट समूह के लिचेन नामक पौधे से आता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये कहाँ से आता है? ये बच्चों हमारा लिचेन नामक पौधे, कौन से पौधा? लिचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। यह एक प्राकृतिक सूचक है। कैसा सूचक है? यह एक हमारा प्राकृतिक सूचक है। कौन प्राकृतिक सूचक है? तो बोल सकते हो लिटमस। क्या? लिटमस जो हमारा है वह एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, केवल बैगनी रंग का होता है। कैसा होता है? ये विलयन की बात हो रही है, लिटमस विलयन की बात करेंगे तो वह ना अम्लीय होगा और ना क्षारीय होगा। कैसा होगा? वो बैगनी रंग का होगा। कैसा होगा? बैगनी रंग का होगा, और अम्ल और क्षार के साथ अलग अलग रंग प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट जो बताया गया है कि जब बहुत से अधिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पिटोनिया, जेरानियम जैसे कई रंगीन पंखुड़ी विलयन में अम्ल क्षार की उपस्थिति सूचक करते हैं। यानी कि जितने भी प्राकृतिक पदार्थ दिए गए हैं, ये जो हमें वनस्पतियाँ दी गई हैं, ये अपने पत्तियों के द्वारा किसी न किसी रूप में हमें अम्ल और क्षार की पहचान करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो बताया जा रहा है कि इसमें कि मेथिल ऑरेंज, किसकी बात हो रही है बच्चों? मेथिल ऑरेंज भी हमारा क्या है? ये हमारा एक सूचक होता है, पीले रंग का संश्लेषित क्षारीय सूचक है। कैसा सूचक है बच्चों? मेथिल ऑरेंज पीले रंग का संश्लेषित क्षारीय सूचक है। आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेथिल ऑरेंज कैसा सूचक है, तो आप बोल सकते हैं मेथिल ऑरेंज क्षारीय सूचक है। कैसा सूचक है बच्चों? मेथिल ऑरेंज क्षारीय सूचक है, तथा यह क्षार में हल्का पीला, किसमें? क्षार में हल्का पीला तथा अम्ल में गहरा लाल हो जाता है। देखा, जब क्षार के साथ जाएगा तो पीला हो जाएगा, और जब अम्ल के साथ जाएगा तो लाल हो जाएगा, गुस्से में लाल हो जाएगा, और अम्ल के साथ यह पीला पीला हो जाएगा। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट जो बताया है फिनाप्थालीन एक अम्लीय संश्लेषित अम्लीय सूचक या अम्ल में रंगहीन क्षार में गुलाबी रंग का होता है। इसमें बोला है ये मेथिल ऑरेंज था, ये फिनाप्थालीन है, यह एक अम्लीय सूचक है, यह एक क्षारीय सूचक है। फिनाप्थालीन अम्लीय सूचक है, मेथिल ऑरेंज क्षारीय सूचक है। अम्लीय सूचक तथा यह अम्ल में क्या करता है? अम्ल में जो होता है रंगहीन होता है। किसमें बच्चों? अम्ल में रंगहीन होता है तथा क्षार में गुलाबी रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों? अम्ल में यह गुलाबी रंग का हो जाता है, क्षार में गुलाबी रंग का हो जाता है, और अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा कहीं तैसा ही रहता है। नेक्स्ट जो बताया है कि गंधी सूचक, यह भी एक सूचक होता है जो गंध के द्वारा हमें बताता है
कि अम्ल में कैसी गंध निकल रही है, क्षार में कैसी गंध निकल रही है, यह अपने गंध को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है माध्यम के अनुसार, यानी कि क्षार में अलग गंध देता है और अम्ल में अलग गंध देता है। जैसा कि यहाँ बोला है, सूचक माध्यम के अनुसार गंध में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि बच्चों जब अम्ल होगा तो उसकी गंध अलग होगी और जब हमारा क्षार होगा तो उसकी गंध अलग होगी। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो बताया है कि प्याज एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है। बच्चों ध्यान देना कि प्याज जो है एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है जिसकी गंध क्षार में पता नहीं चलती है। किसमें? क्षार में पता नहीं चलती, किंतु परंतु अम्ल में पता चलती है। किसमें? अम्ल में पता चलती है, परंतु क्षार में पता नहीं चलती है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछेगा कि प्याज की गंध जो होती है क्षार में पता चलती है या अम्ल में, तो आप बता सकते हैं अम्ल में तो पता चलती है पर क्षार में पता नहीं चलती है। नेक्स्ट जो बताया है, वनीला की गंध बहुत सुहानी होती है। वनीला आप देखेंगे कि जो हमारे आजकल केक आते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जो केक होते हैं जो बर्थडे में काटे जाते हैं उनमें भी एक फ्लेवर आता है, हम लोग बोलते हैं वनीला फ्लेवर चाहिए। कौन सा फ्लेवर चाहिए? वनीला फ्लेवर का मतलब होता है उसमें क्या किया जाता है, वनीला नामक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है उसकी एक अच्छी खुशबू के लिए। इसकी गंध क्षारी विलयन में पता चलती है। किसमें पता चलती है बच्चों? क्षारी विलयन में तो पता चलती है, लेकिन अम्ल में पता नहीं चलती है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिए बच्चों। ओके बच्चों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और ये क्लास पूरी कंप्लीट करिएगा। एक भी क्वेश्चन इसके बाहर आपका अम्ल, क्षार और लवण से नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट जो हम लोग अब क्वेश्चन करने वाले हैं, कौन से बच्चों? तो हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, फिर सब्जेक्टिव करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे, ताकि हम देखेंगे कि क्वेश्चन में किस प्रकार से मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोबारा से। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? तो बच्चों ध्यान रखना, जो अम्ल होंगे, जब अम्ल की बात होगी बच्चों, अम्ल यानी कि इमली, मिलते जुलते दिख रहे होंगे, अम्ल यानी इमली। अम्ल की बात होगी तो इमली की बात होगी। जब इमली की बात होगी तो हमें पानी आएगा, और जब पानी आएगा तो यानी कि हमें खट्टा मिलेगा। कैसा मिलेगा बच्चों? खट्टा मिलेगा। तो आप कह सकते हैं अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होंगे? आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो बताया गया है कि अम्ल जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं? अभी हम लोगों ने पूछा, बताया गया है कि जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो H+ आयन देता है। कैसा आयन देता है बच्चों? H का प्लस आयन देता है, यानी कि आंसर नंबर सी राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो बताया है, अम्ल नीले लिटमस को, किसको बच्चों? अम्ल नीले लिटमस को कौन से रंग में परिवर्तित कर देता है? तो अब बच्चों ध्यान रखना, जब अम्ल होता है वह नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। किसमें बच्चों? वह नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देगा, यानी कि आंसर नंबर हमारा बी यहाँ पे राइट होता है। नेक्स्ट जो बताया गया है कि पूछेगा आपसे क्षार स्वाद में कैसे होते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जब पूछेगा कि आपसे जो क्षार होते हैं वह स्वाद में कैसे होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होंगे। कैसे होंगे बच्चों? क्षार जो होते हैं वह स्वाद में कड़वे और स्पर्श करने में चिकने महसूस होते हैं। कैसे महसूस होते हैं? चिकने चिकने महसूस होते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 में बताया है कि क्षार लाल लिटमस को कौन से रंग में परिवर्तित करता है? तो बच्चों ध्यान देना, जो क्षार होता है वह लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित करता है। आंसर नंबर सी यहाँ पे राइट होगा, लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट जो बताया गया है, अम्ल जल के अणु के साथ संयोग करके कौन सा आयन बनाता है? बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब अम्ल जो होता है, अम्ल का अणु यानी H जो होता है वह जल से संयोग करके, जल यानी कि H2O से संयोग करके H3O बना लेता है। क्या बना लेता है बच्चों? H3O बना लेता है, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन बच्चों? हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। आंसर नंबर बी राइट होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो बताया है, अम्ल क्या बच्चों? अम्ल जलीय विलयन में कौन सा आयन देता है? अम्ल जो होता है जलीय विलयन में कौन सा आयन देगा? तो बच्चों जब जल, तो बताएंगे उसमें H3O, यानी कि H3O हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? H3O हो जाएगा। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो बताया है कि अम्ल और क्षार के समान अणु की क्रिया के फलस्वरूप कौन सी अभिक्रिया होती है? यानी कि जब अम्ल और क्षार, कौन कौन से बच्चों? अम्ल और क्षार, किसकी बच्चों? क्षार की परस्पर क्रिया होती है, उस क्रिया को हम लोग
उदासीनीकरण या उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। कैसी अभिक्रिया कहते हैं? उदासीन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों अणुओं के क्या होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाते हैं और ख़त्म नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है पूछा है, बताए क्षारी जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं? तो बच्चों ध्यान रखना, जो क्षार होते हैं वह जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। कैसे आयन देते हैं? OH का माइनस आयन देंगे, यानी कि आंसर नंबर बी राइट होता है। नेक्स्ट जो बताया है कि निम्न में कौन क्षार नहीं है? किसको बताया है? पूछा है निम्न में क्षार नहीं है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे NaOH भी क्षार है, क्योंकि यहाँ पे OH है। NO2O ये एक हमारा क्या है? सोडियम ऑक्साइड है। जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड भी क्षार होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? सारे क्षार होते हैं। HCl हमारा HCl, इसमें हाइड्रोजन एक दिख रहा है, Cl माइनस दिख रहा है, यानी कि ये क्या है? यह हमारा अम्ल है। क्या है बच्चों? यही हमारा अम्ल है। जो अम्ल नहीं वह क्षार है, जो क्षार नहीं वो अम्ल है। और हमसे पूछा है निम्न में कौन सा क्षार नहीं है, यानी कि आंसर नंबर सी राइट होता है। 10वें का आंसर नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो बताया है कि निम्न में कौन अम्ल नहीं है। अभी पूछा है कि इनमें से बताइए, जो हमारे ये ऑप्शन दिए गए हैं कि यहाँ ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा अम्ल नहीं है। तो ध्यान देना, HCl भी हमारा अम्ल है, HNO3 भी हमारा क्या है? अम्ल है। लेकिन KOH एक ऐसा पदार्थ है जो किस में आता है बच्चों? यह हमारा क्षार में आता है। किस में आता है? क्षार में आता है, यानी कि आंसर नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट होगा? आंसर नंबर यहाँ पे सी हमारा राइट होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो बताया है, पूछा गया है कि निम्न में क्या अम्ल नहीं है? क्या अम्ल हैं? सॉरी, निम्न में क्या अम्ल हैं? तो देखिए KOH भी क्या है? अम्ल है। NaOH भी क्षार है। H2SO4 क्या है हमारा? यह अम्ल है। क्या है? अम्ल है। और पूछा है क्या अम्ल है? ये भी क्षार, ये भी क्षार, ये भी क्षार, लेकिन आंसर नंबर सी हमारा क्या है? वह हमारा अम्ल हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन एक परमाणु दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, और यहाँ पे लेकिन OH तो इसमें OH नहीं दिख रहा है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा अम्ल हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो बताया है कि निम्न में क्या क्षार हैं? अब किसकी बात हो रही है? क्षार की बात हो रही है। क्षार HCl भी अम्ल है, HNO2 भी अम्ल है, KOH भी क्या है? ये क्षार है। क्या बच्चों? क्षार है। लेकिन NHCO3 यह क्या हमारा? ये भी हमारा अम्ल है। लेकिन KOH क्या बच्चों? KOH क्या है? यही हमारा क्षार है, यानी कि आंसर नंबर सी यहाँ पे राइट होता है, यानी कि बोल सकते हैं 13 का सी राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो बताया है कि कौन सा जोड़ा सही है। इसमें चाहिए हमें 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें सही जोड़ा पूछा है कि जो सही जोड़ा क्या है। ध्यान दीजिएगा, HCl KOH, एक अम्ल एक क्षार, ये दोनों विपरीत हैं। H2SO4 H2SO4 और HNO3 ये क्या हमारे? दोनों अम्ल हैं। क्या हैं? दोनों अम्ल हैं। ये भी अम्ल, ये भी अम्ल। H2SO4 NOH ये भी क्या हैं? ये विपरीत हैं। कैसे हैं ये विपरीत हैं, एक अम्ल और एक क्षार। HCl NaHCl ये भी क्या हैं? यह भी विपरीत हैं, यानी कि आंसर नंबर यहाँ पे हमारा बी राइट होता है बच्चों। कौन सा राइट हो जाएगा? आंसर नंबर बी यहाँ पे राइट होता है। नेक्स्ट जो है पूछा है, हमें खट्टी डकारें क्यों आती हैं? कौन सी डकारें बच्चों? हमसे पूछा है खट्टी डकारें क्यों आती है? जठर रस के कारण, क्षारीय रस के कारण, भूख के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब हमें खट्टी डकारें आती हैं वह इसका कारण जठर रस होता है। कौन सा रस होता है? जठर रस होता है। आंसर नंबर ए राइट होता है। ये बात भी आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। निम्न पूछा है, निम्न में सूचक नहीं है। ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें कौन सूचक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, हल्दी भी हमारा सूचक है, मिथिल ऑरेंज भी सूचक है, लिटमस भी सूचक है, लेकिन चूना सूचक की श्रेणी में नहीं आता है। किस में नहीं आता है? यह सूचक की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए यही हमारा आंसर नंबर डी राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो बताया गया है कि लिटमस एक प्रकार का है। क्या है लिटमस? क्या है? अम्लीय विलयन है, क्षारीय विलयन है, सूचक है, एक प्रकार का लवण है। तो बच्चों ध्यान देना, जो लिटमस होता है वह क्या होता है? वह हमारा सूचक होता है। क्या होता है बच्चों? वो हमारा सूचक आता है, सूचक होता है। क्या होता है बच्चों? सूचक होता है। नेक्स्ट जो बताया है कि
लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? अभी हमने आगे ही बताया था आपको कि ये ध्यान दीजिएगा, जो लिटमस होता है ये एक पौधे से निकाला जाता है, या लिटमस पेपर जो होता है वह एक पौधे से बनता है। वह कौन सा पौधा है? क्या वह लीची का पौधा है? क्या वह कदम का पौधा है? क्या वह इमली का पौधा है? या वह लिचेन नामक पौधा है? तो ध्यान दीजिएगा, वह हमारा लिचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। किससे बच्चों? लिचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। उससे विलयन भी बनाया जाता है, उसी से पेपर भी बनाया जाता है। कौन से पौधे से? लिचेन नामक पौधे से। ये बात भी आप लोग ध्यान दीजिएगा और अपने दोस्तों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको आपके पेपरों में ज़रूर देखने को मिलेंगे। बोला है मिथिल ऑरेंज कैसा सूचक है? बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो मिथिल ऑरेंज पूछा कैसा सूचक है, तो ध्यान देना, क्या अम्लीय सूचक है या क्षारीय सूचक है, उदासीन है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ध्यान देना, अभी हम लोग ऑनलाइन डिस्कस किया था, जो मिथिल ऑरेंज होता है वह हमारा क्षारीय सूचक होता है। बच्चों कैसा सूचक होता है? वह हमारा क्षारीय सूचक हो जाएगा। कैसा सूचक हो जाएगा? क्षारीय सूचक हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर बी राइट होता है। नेक्स्ट जो बताया है आज का हमारा लास्ट नहीं, ये 20 क्वेश्चन है, जिसमें कि बताया है कि टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है। ये बात बड़ी गौर से सुनिएगा बच्चों। जो टमाटर होता है, लाल टमाटर देखा है ना बाज़ार में, जो उसके भाव कभी आसमान छू जाते हैं, कभी ज़मीन छू जाते हैं। टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है? तो बच्चों ध्यान देना, टमाटर के रस का पीएच मान 4.1 होता है। कितना होता है बच्चों? टमाटर के रस का पीएच मान 4.1 होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो बताया गया है कि और इसमें हम लोग देखेंगे, बोला है क्षारों के भौतिक गुण। किसके बच्चों? क्षारों के भौतिक गुण। आइए देखते हैं बिना किसी देरी के क्षारों के भौतिक गुण। स्वाद में सभी क्षार तीखे और कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? तीखे एकदम सही हिल गया, तीखे और कड़वे होते हैं। इस स्पर्श मतलब जब छूने पे, सभी क्षार छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। ये बात भी ध्यान रखना। प्रकृति कैसी होती है? प्रबल का त्वचा पर संचारित प्रभाव पड़ता है, यानी कि जब हम लोग कभी साबुन से अधिक कपड़े धो लेते हैं तो हमारे हाथ रूखड़ लगने लगते हैं। कैसे लगते हैं? रूखड़ रूखड़ दिखाई देते हैं। कैसे दिखते हैं? रूखड़ रूखड़ दिखते हैं। यह हमारा क्षारीय कारण होता है। नेक्स्ट जो है सूचक, सूचक जानते हैं ना, सूचक जैसे लाल लिटमस को नीला कर देता है। सूचक को कैसा कर देता है? लाल लिटमस से नीले में परिवर्तित कर देता है। मिथिल ऑरेंज को गुलाबी रंग से पीले रंग में परिवर्तित कर देता है। मिथिल ऑरेंज रंगहीन से गुलाबी में बदल जाता है। मिथिल ऑरेंज जो होता है वह रंगहीन से गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट जो है उसमें बताया जा रहा है क्षारों के रासायनिक गुण। किसके बच्चों? क्षारों के रासायनिक गुण, यानी कि उन पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, जल का क्या प्रभाव पड़ता है, ऑक्साइडों के साथ क्या क्रिया करते हैं, इस तरीके से। तो देखेंगे ऊष्मा का प्रभाव। किसका बच्चों? जब ऊष्मा की बात करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गर्म करने पर अपघटित नहीं होते हैं तथा अधिक गर्म करने पर पिघल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, या गर्म करने पर अपघटित नहीं होते हैं, लेकिन जब अधिक गर्म किया जाता है तो पिघल जाते हैं, यानी तरल बन जाते हैं। और बताया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब गर्म करने पर अमोनिया और जल में अपघटित हो जाता है। किसमें? जब इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म किया जाता है, जो एक प्रकार का क्षार है, तो यह क्या होता है? अमोनिया में टूट जाता है और जल में टूट जाता है। देखा ना बच्चों। नेक्स्ट जो बताया है अन्य सभी धात्विक, अन्य सभी धात्विक हाइड्रोक्साइड। कौन से बच्चों? अन्य सभी धात्विक ऑक्साइड अधिक गर्म करने पर धात्विक ऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के जो भी ऑक्साइड होंगे वह क्या करेंगे बच्चों? ध्यान से देखना, कैल्शियम ऑक्साइड और जल बना लेते हैं। क्या करते हैं? धात्विक ऑक्साइड बना लेंगे और जल का निर्माण करते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो है बोला है कि ये हम लोग अब अपनी थ्योरी कर रहे हैं, जो कि हमारी लास्ट होगी। इसके बाद हम बहुत भी क्वेश्चन करेंगे और इस तरीके से हमारी पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, बोला है अम्लीय ऑक्साइडों से क्रिया। जब अम्ल की क्रिया किससे कराई जाती है? अम्लीय ऑक्साइडों की क्रिया क्षार से होती है। तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों? तो ध्यान से देखिएगा कि जब अम्ल की क्रिया कराई जाती है, यानी कि CO2, SO2, PO2, फिर आदि सभी अम्लीय ऑक्साइड हैं। कैसे ऑक्साइड हैं? सभी अम्लीय ऑक्साइड हैं। सभी क्षार से क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, सिवाय सोडियम और कैल्शियम ऑक्साइड जल का निर्माण नहीं करते। ये दो कहीं ना कहीं अपवाद जरूर होता है, हर जगह अपवाद होता है, और विज्ञान में भी अपवाद है कि जो सोडियम और कैल्शियम होता है यह क्या जल का निर्माण नहीं करता है, यानी कि जल का कोई इससे लेना देना नहीं, इसका जल का निर्माण नहीं करेगा। बाकी ये सारे जो दिए हैं ये सारे के सारे जल का निर्माण करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड था, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड क्या हुआ?
कैल्शियम के सल्फेट बन गए। क्या बन गए? कैल्शियम के सल्फेट बन गए। नेक्स्ट जो देखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जब क्रिया कराई गई तो NO2 CO3 और H2O जल बन गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जल बन गया पर यहाँ पे जल नहीं बना, क्योंकि कैल्शियम के ऑक्साइड जल नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की जब क्रिया कराई गई तो कैल्शियम के कार्बोनेट बन गए और जल का निर्माण हुआ। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो बताया है कि अभी अम्लों के ऑक्साइडों से क्रिया थी, अब अम्ल से क्रिया हो रही, डायरेक्ट अम्ल से क्रिया करा दी हमने बिना किसी देरी के। तो ध्यान देना, जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराई जाएगी, अम्ल से कराई जाती है तो केवल लवण बनता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण भी कहते हैं। पूछेगा उदासीनीकरण किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं कि जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराई जाती है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। जैसे कि CO2 2HCl, ये क्या बन गया? CaCl2 और H2O का निर्माण हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 2HNO4 OH और H2SO4 का निर्माण जब क्रिया हुई तो HNO4 2SO4 और H2O का निर्माण हो गया। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो बताया है कि विलेय धात्विक, कौन से बच्चों? विलेय धात्विक लवणों से जब क्रिया होती है तो सोडियम पोटेशियम के विलेय लवण क्षारों से क्रिया नहीं करते हैं। अन्य सभी धातुओं के विलेय NaOH और KOH जैसे प्रबल क्षारों से क्रिया कर अविलेय क्षारों का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जितने भी विलेय धात्विक लवण होते हैं जब इनकी क्रिया होती है, सोडियम और पोटेशियम के विलेय लवण जल लवण क्षारों से क्रिया नहीं करते। किससे नहीं करते हैं? क्षारों से क्रिया नहीं करते हैं। तथा अन्य सभी धात्विक विलेय लवण जैसे कि NaOH और KOH जैसे प्रबल क्षार से क्रिया कर अविलेय धात्विक ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा आप यह समझ सकते हैं कि जब एल्युमिनियम सल्फेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है और सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो बताया गया है कि जब अमोनिया की क्रिया, किसकी बच्चों? जब अमोनिया की लवणों की क्रिया क्षारों से कराई जाती है तो धात्विक लवण और जल एवं अमोनिया गैस का निर्माण होता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये आपसे ज़रूर पूछी जाएगी कि क्षारों की क्रिया जब अमोनिया से या अमोनिया के लवणों से होती है तो क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब क्षारों की क्रिया अमोनियम लवणों से होती है तो क्रिया कराई जाती है तो धात्विक लवण यानी कि धातुओं के लवण बनते हैं और जल का निर्माण होता है, अमोनिया गैस निकलती है। नेक्स्ट जो है, जैसे कि आप अभिक्रिया की सहायता से भी देख सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड की क्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई गई तो सोडियम क्लोराइड बना, जल बना और अमोनिया गैस का क्या हुआ? निर्माण हुआ। बच्चों ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो है पूछा है क्षारों के उपयोग बताओ। किसके उपयोग बच्चों? क्षारों के उपयोग। तो ध्यान देना, NaOH का उपयोग। NaOH एक प्रकार क्या है? यह हमारा क्षार है। क्या है? सॉरी, NaOH एक प्रकार का क्षार है। साबुन और डिटर्जेंट बनाने में, कागज उद्योग में, रेयान निर्माण में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में NaOH का उपयोग किया जाता है। CaOH2 का उपयोग दीवारों पर सफ़ेदी रंग के रूप में, कठोर जल को मृदुल जल बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, इस सभी चीज़ों में CaCO2 का उपयोग होता है। बच्चों नेक्स्ट जो है बताया गया है NH4OH का उपयोग यूरिया एवं उर्वरक बनाने में और अमोनियम लवण बनाने में किया जाता है। AlOH का होल्टॉय 3 के का उपयोग एंटासिड प्रतिअम्ल बनाने में तथा वस्त्र उद्योगों में उपयोग होता है। ये सब हमारे क्षार के उपयोग थे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे पॉइंट ये ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपसे 1 नंबर और 2 नंबर में ये उपयोग ज़रूर पूछे जाएंगे किसी ना किसी रूप में। नेक्स्ट जो है बोला है कि अम्ल के उपयोग। अभी हम लोग क्षार के पढ़ रहे थे, अब अम्ल के पढ़ेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का उपयोग क्लोरीन गैस निर्माण में, कलई के रूप में चादर साफ करने में, वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने में किया जाता है। किसका? HCl का निर्माण, किसका? HCl का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है बताया है कि HNO3 का उपयोग सोना चांदी के शोधन में, विस्फोटक में, उर्वरक और औषधि बनाने में उपयोग किया जाता है। किसका? HNO3 का उपयोग किया जाता है। बच्चों H2SO4 के उपयोग बहुत ही ज़्यादा होते हैं, विद्युत अपघटक के रूप में, लेड बैक्टीरिया हटाने में, तेल शोधक कारखानों में शोधन के लिए, उर्वरक, प्लास्टिक, रंग, कृत्रिम रेशे बनाने में भी हमारा H2SO4 का अहम योगदान होता है। बच्चों ये बात भी आप लोग
ध्यान रखिएगा। ये हमारे थे अम्ल और क्षार के उपयोग। अब हम देखेंगे कि जब अम्ल की क्रिया क्षारों से होती है तो जब देखेंगे जब अम्ल में किसमें बच्चों, जब जल में अम्ल और क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता HH3O OH माइनस में प्रति इकाई आयन में कमी हो जाती है, इसको तनुकरण कहा जाता है। अम्ल और क्षार का तनुकृत हो जाते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अम्ल और क्षार जब मिलाए जाते हैं किसमें, जल में घोले जाते हैं, तो इनकी सांद्रता में क्या हो जाती है, प्रति इकाई कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। उसी कमी को हम लोग तनुकरण कहते हैं। क्या करते हैं, उसी कमी को हम लोग तनुकरण कहते हैं। क्या कहेंगे, तनुकरण बोलेंगे। कब, जब जल में अम्ल और क्षार मिलाने पर उनके आयनों में कमी हो जाती है, प्रति इकाई कमी हो जाती है। किसमें, प्रति इकाई, यानी कि प्रत्येक एक इकाई में कमी हो जाती है। ऐसे प्रक्रिया को हम लोग तनुकरण कहते हैं। नेक्स्ट जो बताया है प्रबल अम्ल, किसकी बात हो रही, प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर, क्या होकर, आयनित होकर H3O आयन उत्पन्न करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल हमारे कौन कौन होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये हमारे सारे के सारे कैसे अम्ल होते हैं, ये सारे के सारे हमारे प्रबल अम्ल होते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है बोला दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं। ये पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं पर ये पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं तथा विलयन में H3 आयन उत्पन्न करते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। कैसे अम्ल कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। नेक्स्ट जो है बोला है प्रबल क्षार। बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रबल क्षार की जब बात होगी तो प्रबल अम्ल, जैसा प्रबल अम्ल अब पूर्णतः विभाजित होता है, वैसे क्षार क्या होते हैं, वे क्षार या क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः विभाजित होकर OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। ये बात भी आप लोग पॉइंट ध्यान रखना, वह एक पॉइंट ये आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो बच्चों आप लोग ज़रूर ये क्लास बिल्कुल और ध्यान से सुने और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट जो है दुर्बल क्षार। क्या बच्चों, दुर्बल क्षार की बात होगी जब, तो ध्यान दीजिएगा, दुर्बल क्षार वे क्षार होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते, मतलब पूर्णतः घुलते नहीं हैं तथा कम मात्रा में ही OH माइनस आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि दुर्बल क्षार वे क्षार होते हैं जो जलीय विलयन पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, बच्चों दुर्बल क्षार कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों कि जब हमारा pH मान देखेंगे, pH मान देखेंगे, यदि pH मान हमारा 0 होता है तो वह प्रबल अम्ल होता है। कैसा होता है, वह प्रबल अम्ल होता है। और जब pH मान 7 हो जाता है तो वह उदासीन होता है, यानी कि जल बन जाता है। और जब pH मान 14 होता है तो वह प्रबल क्षार होता है। कैसा होता है, वह हमारा प्रबल क्षार होता है। हम लोग कह सकते हैं कि यदि 7 होगा तो जल होगा, 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्ल होगा, और 7 से अधिक होगा तो वह क्षार हो जाएगा। बच्चों ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ दिया गया है, कुछ आयन, कुछ हमारे विलयन दिए हैं और उनके pH मान भी दिए गए हैं। तो ध्यान से देखेंगे हमारा ये जो HCl का pH मान 0 होता है, किसका, HCl का pH मान 0 होता है। अमाशयिक रस या पाचक रस जठर रस का pH मान 1.4 होता है। नींबू के रस का pH मान 2.5 होता है। सिरके का pH मान 4.1 होता है। टमाटर के रस का pH मान 4.1 होता है। कॉफ़ी के रस का pH मान 5.0 होता है। सॉफ्ट ड्रिंक का pH मान 6.0 होता है। दूध का pH मान 6.5 होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, यानी कि उदासीन होता है। बच्चों ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो बताया है लार, खाना खाने से पहले जो लार होती है हमारी, उसका pH मान 7.4 होता है, यानी कि क्षारीय होता है। रक्त या रुधिर या ब्लड की बात करेंगे तो उसका pH मान 7.4 होता है। अंडे का pH मान 7.8 होता है। जब 7 के ऊपर जाएंगे तो वो सारे हमारे क्षार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्षार होंगे। जिसका pH मान 7 से अधिक होगा वह सब क्या हो जाएंगे, क्षार हो जाएंगे। टूथपेस्ट का pH मान 8 होता है। तावन सोडा, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा का pH मान 8.5 होता है। तावन सोडे का pH मान 9 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10.5 होता है। कॉन्सनट्रेट NaOH का pH मान 14 होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो है बताया गया है कि pH मान का उपयोग, महत्व क्या होता है।
जो पीएच मान होता है उसका महत्व क्या होगा। जब कृषि की बात करेंगे तो कृषि में हम जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, उसकी उर्वरकता बढ़ाने के लिए उसमें पीएच मान जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उर्वरकता बढ़ाने के लिए यदि इसका मिट्टी का जो पीएच मान गड़बड़ हो जाता है या कम ज़्यादा हो जाता है तो उसकी उर्वरक शक्ति कम हो जाती है। इसलिए कृषि के क्षेत्र में पीएच मान का बहुत अधिक उपयोग होता है। और नेक्स्ट जो पाचन में, यानी कि पाचन मतलब खाना पचाने में पीएच मान का बहुत उपयोग रहता है कि यदि पाचक रस का पीएच मान 7 से कम रहेगा तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, 7 से अधिक हो जाएगा तो हमारे लिए खराब है। इस तरीके से पाचन में भी इसका सब उपयोग होता है। दंत क्षरण में, तो दंत क्षरण में क्या होता है बच्चों, जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है यानी कि अम्लीय होता है, जब हमारा लार का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो हमारा दंत क्षरण होता है, यानी कि दांत धीरे धीरे क्या होता है, झड़ने लगते हैं। उसको हम लोग दंत क्षरण बोलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो है उसने बताया है पिरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड होता है तथा रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो व्यंजक चूर्ण होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, उसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड और रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। इसका निर्माण शुष्क भुजे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके किया जाता है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। इसका दूसरा नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो है बताया ब्लीचिंग पाउडर हल्के पीले रंग का पाउडर होता है। कैसा होता है, हल्का पीला पीला होता है। इसमें क्लोरीन की तीव्र गंध आती है। किसकी, क्लोरीन की तीव्र गंध आती है। इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म गैस बनाने में किया जाता है तथा शुद्ध जल युद्ध के समय वायुमंडल से जहरीली गैस हटाने में किया जाता है। किसका उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। कब, क्लोरोफॉर्म गैस बनाने में, युद्ध के बाद वायुमंडल से जहरीली गैस हटाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो बच्चों हैं बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है बच्चों। जो बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट और रासायनिक सूत्र NaCO3 होता है तथा इसका निर्माण कच्चे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके किया जाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि बेकिंग सोडे का निर्माण कब किया जाता है, कच्चे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके किया जाता है। कच्चे पदार्थ सोडा सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जो जल में अल्प विलय और इसका जलीय विलयन कैसा होता है, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। गर्म करने पर विक्षेपित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। बच्चों ओके बच्चों, ये हमारी आज क्लास कंप्लीट होती है और इससे ये भी क्वेश्चन आपका लीजिएगा कि यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे लर्न विद केनी सर को अभी सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बाय।